क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, 12th क्लास एनसीईआरटी का एक चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिसे लोग बाग भूला बिछड़ा चैप्टर मान लेते हैं। लोग सोचते हैं कि चैप्टर को पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं है, के लोगों को लगता है बोर चैप्टर है, कुछ मिलेगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन भी कम आयात के। लेकिन मैं क्लियर कर दूं आपको, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें इतनी भर भर के इंफॉर्मेशन है कि एग्जामिनर से ने यहां से दी 2-3 क्वेश्चन उठा लिए ना तो वो अधिकांश बच्चों के लिए वो क्वेश्चन बाउंसर रहेंगे। वो क्लियर? तो याद रखिए कि हमेशा जब आप वॉर में होते हैं या एग्जाम में होते हैं तो आपको कोई भी पोर्शन वीक नहीं छोड़ना होता है, हर हिस्सा आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। क्योंकि कारण उसके पीछे ये है कि यदि उस पोर्शन से क्वेश्चन आ गया तो यू विल बी दी ओनली विनर। याद रखिएगा। और याद रखिए किसी को पता नहीं होती इस चीज के एग्जाम में क्या आने वाला है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये वो चैप्टर यहां पर टिश्यू कल्चर दे रखा है, जहां पर जो है बायो फोर्टिफिकेशन दे रखा है, एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। तो यहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में इंक्लूडेड है बेटा, और ये जनरल अवेयरनेस का चैप्टर है। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि 12th क्लास एनसीईआरटी के जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ऐसे ही ये चैप्टर है बेटा इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, जहां जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये सब बायोलॉजी के अप्लाइड पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय खराब आपका नहीं करता हूं मैं, आप कंटिन्यू करता अपने आप जिस काम से मैं निकला हूं। क्योंकि देखो बेटा, हमने एनिमल हस्बेंड्री जो है वो पूरा देख चुके हैं, एनिमल ब्रीडिंग भी पूरा हमने देखा कि नहीं देखा? देखा ना हमने। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको उनका उत्तर देना है। कि आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सुपर ओव्यूलेशन। के सुपर ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोएट। मोएट का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, और किस प्रोजेनी को हम एक आउट क्रॉस बोलेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, दिमाग में रहना चाहिए, और आपको मेरे अच्छे बच्चे मेरे को उसका आंसर भी करेंगे, है ना? ठीक है, सुपर ओव्यूलेशन क्या होता है? MOET, मोएट का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? और आउट क्रॉस क्या होता है? ठीक है बेटा, चलिए। तो कई सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में देखे। हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, बी कीपिंग के बारे में बात की। अच्छा बता, एक बात और बताओ मेरे को कि बी कीपिंग में इंडिया में सबसे कॉमनली किस मधुमक्खी का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी हनी बी का हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं बी कीपिंग में? उसका साइंटिफिक नाम बताइए मुझे। आप क्या बताना है? साइंटिफिक नाम बताना है आपको। ठीक है, क्लियर? और साइंस की उस ब्रांच का नाम बताइए जहां पर हम सिल्क मॉथ के, रेशम के कीड़े का पालन करते हैं। सिल्क मॉथ का पालन करते हैं हम, के ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी जिसमें कि हम सिल्क मॉथ के पालन करते हैं। रेशम को निकालने के लिए हम रेशम के कीड़े का कल्चर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए आज बात करेंगे हम प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर। क्योंकि देखो हमने एनिमल प्रोडक्शन बढ़ा दिया हमने, अब प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे। पिछली क्लास के बाद में किसी कमांडो ने मुझसे कहा कि सर आप अपने प्लेटफॉर्म से सबको समझाइए इस बात के लिए कि वीगन डाइट खाना चाहिए, वेजिटेबल डाइट खाना चाहिए, एनिमल्स को, इनोसेंट एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कई एक नहीं, ऐसा कम से कम जो है वो आप समझ लीजिए कि 25-30 बच्चों के ऐसे मैसेज मेरे पास आए। पर बेटा मैं एक बात आप सबसे बोलूंगा कि देखो, फूड हैबिट, ठीक है, वो हर व्यक्ति के अपने कल्चर का एक हिस्सा है। यदि आप जैन हैं तो आपका फूड हैबिट डिफरेंट है। यदि आप जो है वो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, आपका फूड हैबिट डिफरेंट है।
जनरली मैं कास्ट की बात नहीं करता हूं के, परंतु चूंकि आपने ऐसा मैटर बोला है तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमें जजमेंटल नहीं बनना चाहिए किसी के लिए, ठीक है। कोई क्या खाता है, कोई क्या नहीं खाता है, उसके आधार पर हम उस व्यक्ति से डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है किसी के कल्चर का हिस्सा वो फूड हो, हमारे कल्चर का हिस्सा वो फूड नहीं है, तो हमारी जो सोच है वो हम तक सीमित रहे, हमारे परिवार तक, हम बल्कि मैं कहता हूं परिवार पर थोपना भी ठीक नहीं है। देखो बेटा, हमको अच्छा इंसान बनना है तो शुरुआत अपने आप से करनी होगी, अपने आप को कि हमें क्या बेहतर लगता है वो हमें करना है, हमें किसी का मन नहीं दुखाना है, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे एक परिचित है, वो वेजिटेरियन है, ठीक है, उनकी वाइफ जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज हुआ उनका, जैसे जो भी। अब प्रॉब्लम यह है कि उनके घर में आए दिन इसी बात का, जब भी कभी जाओ तो ये बात का होता है कि देखो ये हमको नॉनवेज भी नहीं खाते, बच्चों को अंडा भी नहीं खाने देते, है ना, हमारे बच्चे खेलते हैं, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तमाम तरह का इश्यू उसमें होता है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं बेटा कि ये जो है ना, अभी हम जो है जो बहुत छोटा ट्यूबुलर विजन लेके चलते हैं, हम एक छोटे ट्यूब में से झांक के देख रहे होते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। प्लीज मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप सच्चे कमांडो बनिए, जिसको किसी से कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। मैं कहता, यदि आप मुझसे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ठीक है कि अच्छी बात है कि हमें जो है वो एनिमल्स को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या मैं इस स्तर पर हूं कि मैं सबको फोर्स करूं इस चीज के लिए कि तुमको ये नहीं खाना, वो खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है, कि तुम ये नहीं खा सकते, वो नहीं बेटा, है ना। मैं मानता हूं कि आप वीगन डाइट के बहुत फायदे हैं, मुझे मालूम है मेडिकल साइंस में, और हर व्यक्ति जानता है कि क्या फायदे क्या नुकसान है, उसको हमें बोलकर उसको गिल्ट महसूस कराना जजमेंटल बनने की जैसा है। जिंदगी में एक सिद्धांत डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि प्लीज डोंट बी जजमेंटल किसी की परिस्थिति। मैं हमेशा कहता हूं, आपसे पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कभी कि याद रखना अच्छा कि हमेशा मैं आपको बतलाता हूं कि कभी भी हमें दूसरे व्यक्ति का पक्ष भी जान लेना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हमें अपना पक्ष होता है, दूसरे का पक्ष भी होता है। मैंने कहा था आपसे कि तू हमेशा क्या होता है, मेरा मत, तेरा मत और एक सच, मतलब मेरा सच और तेरा सच और एक सच्ची का सच अलग होता है। तो इसलिए हमको जजमेंटल नहीं बनना, ठीक है। तो मतलब आप मेरे लेक्चर्स को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसको, उसमें आप मेरे को देखिए, जब मुझे सोशल मैसेज देना होता है मैं बात करता हूं आपसे, मुझे मालूम है कि मेरी बातें आपकी सोल तक, आत्मा तक पहुंचती होंगी, जरूर पहुंचती होंगी, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि हम किसी की फूड हैबिट को लेकर उससे डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति को हम उसके पहनने ओढ़ने को लेकर, उसके भोजन करने को लेकर हम उससे जो है वो किसी भी तरह का पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे, ठीक है। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है वो व्यक्ति स्वयं जो खा रहा है, पी रहा है, जो कर रहा है वो जानता है इस चीज को, ठीक है। जब तक वो हमसे नहीं पूछेगा ना कि हमें क्या खाना चाहिए, तब तक कोई पॉइंट नहीं इन चीजों को डिस्कस करने का, ठीक है। चलिए, तो मुझे मालूम है कि मेरा मैसेज पहुंच गया अब तक। अब देखो बेटा, अब लौट के आते हैं यार, है ना। अब बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर कि पौधों के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट करें हम। के ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड ए लिमिटेड बायोमास एज फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल के। अब हमारी जो ट्रेडिशनल खेती है उससे तो उतनी ही पैदावार होती है, उसमें कोई साइंटिफिक तरीका तो हम यूज करते नहीं है। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया किसी व्यक्ति कमांडो ने मुझसे कि सर आपने इतनी ज्ञान की बातें बताई खेती करने में, जानवर पालने में, ये सब टेक्नोलॉजी के लिए पैसा कहां से आएगा किसान के पास में? किसान तो छोटा है, पैसा कहां से आएगा? मैं कहता हूं आपसे, यही तो सरकार की जिम्मेदारी है। तुम कर्जा माफ करोगे, पहले कर्जदार बनाओगे, पहले व्यक्ति को कर्जदार बनाओगे, फिर तुम कर्जा माफ करोगे। व्यक्ति को इंपावर क्यों नहीं करते हो? व्यक्ति को आप जो है वो ताकत क्यों नहीं देते हो? आप सरकार चाहे तो वो सारे छोटे किसानों से बोले कि भाई सब मिलकर अपने एक हम लोग एक सोसाइटी बनाते हैं। होता ना कि सोसाइटी होती है, कई सारे घर एक समिति के अंदर होते हैं, ऐसे ही किसान चाहे ना तो छोटे छोटे किसान जो है वो अपने अपने खेतों को लेके एक बड़ी सोसाइटी बना सकते हैं, एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है, और उसमें फिर डिसाइड करके वो पैदावार कर सकते हैं, और अपने अपने खेत के हिसाब से जो उग रहा है उस प्रोड्यूस का हिस्सा उस किसान को मिल जाएगा। जो बड़ा हो जाएगा, और कॉमन सोसाइटी के पास में कॉमन ट्रैक्टर होगा, कॉमन थ्रेशर होगा, कॉमन उसके पास में मशीनें होंगी, और वो कॉमन मशीनें खेत में सबके शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो काम करेंगी वो। लेकिन हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे पहले मेरा बाद में तेरा,
हम व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन यदि हम मान जाएं तो हम सभी किसानों का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं वापस। अब आपसे मैंने कहा कि भाई ट्रेडिशनल खेती में पैदावार कम होती है, उतनी लिमिटेड बायोमास होता है। यदि हमने मैनेजमेंट को सुधारा, हमने टाइम पर पानी देना, अच्छे खाद का इस्तेमाल, सब कुछ सुधारा के उसके बावजूद जो है वो प्रोडक्शन जो है वो एक लिमिटेड लेवल तक बढ़ता है। सपोज कि पहले 50 कुंटल गेहूं पैदा हो रहा था, अब आपने सब कुछ बढ़िया किया तो 70 कुंटल 70 कुंटल गेहूं पैदा हो गया, 80 कुंटल गेहूं पैदा हो गया। लेकिन पैदावार जो है वो ट्रेमेंडसली कि 50 कुंटल से 500 कुंटल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इससे चाहे आप कितना ही अच्छा मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर लें और आप जो है वो कितना ही कोशिश कर लें, उसमें जो है आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज इन एक्रेज कैन इंक्रीज यील्ड बट ओनली अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग। अब देखो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि प्लांट ब्रीडिंग एज ए टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंक्रीज यील्ड इन वेरी लार्ज एक्सटेंट। के प्लांट ब्रीडिंग का पर्पस ये है कि हम सामान्य जो वृद्धि यानी सब कुछ ठीक करने के बावजूद जो हमारी क्रॉप यील्ड बढ़ रहा है उसको हम और अधिक बढ़ा सके, ये प्लांट ब्रीडिंग का पर्पस होता है। उसके लिए हम उन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब हम सब जानते हैं, हम हरित क्रांति की बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। 1947 जब अंग्रेज यहां से गए, 1948 तक तो इंडिया में बड़ा हल्ला मचा हुआ था, क्योंकि देखिए हो गया रहा था, पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, अलग अलग लोग चले जा रहे थे, मास माइग्रेशन के, इधर से लोग उधर जा रहे थे, उधर के लोग इधर आ रहे थे, और तमाम तरह का जो है वो समझ लीजिए कि बड़े रॉयट्स हुए, बड़े दंगे हुए उस समय के तमाम चीज। और उस समय का जो वक्त था ना वो सबसे बुरे, अरे कहा जाता है विश्व इतिहास के सबसे बुरे वक्त में से एक वक्त था, जब इस पार्टीशन के चलते हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोगों को यहां से वहां शिफ्ट होना पड़ा, अपना घर बार सब छोड़कर वो यहां से वहां चले गए, वहां से कुछ लोग यहां आ गए थे। और आज इतने सालों बाद भी जो है वही बात कि वो जो सीमाएं उस दिन अंग्रेजों ने जो सीमाएं खींच दी थी ना हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, वो सीमाएं जो है आज भी उनके तार जो है सबके दिलों में चुभते हैं। जो भी पर्पस रहा हो, हमारे पॉलिटिशियन फेल रहे हो पास से, उस बारे में जज करने वाले हम लोग कोई नहीं होते। हमारा वक्त अलग है, उनका वक्त अलग था, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इतिहास हमें सीख देता है कि बांटने से नुकसान ही होता है। ठीक, अब एक बात और है कि मैंने आपसे कहा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब जब देश आजाद हुआ, अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अनाज की कमी भी थी उस समय पे, उस समय पे अनाज की कमी थी, फिर छोटे मोटे वॉर शुरू हो गए वहां पे, और उसके चलते क्या हुआ कुल मिलाकर कि हमारे देश में ऐसी कंडीशन बन गई कि हमारे पास में अनाज को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। मैंने बताया था किस्सा आपको के, इंपोर्ट करा, अमेरिका से हमने गेहूं इंपोर्ट किया, मैक्सिको से गेहूं इंपोर्ट किया हमने के, और वो गेहूं के ऊपर इतना बुरा वक्त था कि जो है कई सारे चीनी खरीदने पे पाबंदी, इतने से ऊपर अनाज खरीद नहीं सकते उसके ऊपर पाबंदी, लोग जो है खाने को के लिए परेशान थे। तब जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब ये बात केवल यहां नहीं थी, ये बात जो है वो पहले इसके हमारे यहां से पहले कई सालों पहले ये मैक्सिको में हो चुका था कि, और वहां पर भी पैदावार बढ़ाने की वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, और मैक्सिको और अमेरिका में पैदावार इतना बढ़ाया गया कि वो पूरी दुनिया को गेहूं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Green Revolution was responsible for our country to not merely meet the national requirement in food production but also help to even to export it। के आज भारत के पास इतना अनाज है कि भारत बड़ी मात्रा में अनाज को एक्सपोर्ट भी करता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का गेहूं सिलेक्ट होकर बाहर एक्सपोर्ट होता है। आपको पता है जो आम हम खाते हैं बाजार में हमको जो मैंगो मिलता है ना, वो मैंगो सेकंड कैटेगरी का मैंगो होता है। फर्स्ट कैटेगरी का मैंगो पूरा पैक होके बाहर अब्रॉड अमेरिका निकल चुका होता है। सोचिए आपकी जो है इतना ना, इंडिया जो है वो और बड़ा महंगा बिकता है। इंडिया इतना बड़ा हब बन चुका है कि इंडिया के फ्रूट आइटम जो है वो लगभग सब जगह पर आपको दुनिया के हर हिस्से में मिल जाएंगे। आपको उठ के ग्रेन्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज डिपेंडेंट ऑन ए लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज इन व्हीट, राइस एंड मेज के। अब एक वर्ड यूज करते हैं HYV, इस वर्ड का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज। HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज के। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ी क्रांति ये थी कि हमने ऐसी वेराइटीज को चुन लिया था, हमने गेहूं की, चावल की, मक्का की, मिलेट्स की, ऐसी वेराइटी को चुन लिया था हमने जो अधिक उत्पादन देने वाली वेराइटी थी के, और जिनमें आसानी से रोग नहीं लगता, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी थी।
ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल हुआ। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो सिंपल कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या करते हैं हम? दो तरह के प्लांट को हम क्रॉस कर देते हैं, है ना। हमने दो डिफरेंट ब्रीड के प्लांट को क्रॉस कराया, एक नया ब्रीड को तैयार करने की कोशिश की। ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग है। इसमें हमको जो है वो डिजायरेबल कैरेक्टर के अलावा कई अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी मिल जाते हैं, हमको जो नहीं चाहिए वो भी मिल जाते हैं। कई बार हमको जो कैरेक्टर मिलते हैं, ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो हम चाहते नहीं है, वो भी मिल गए। ये डिजायरेबल कैरेक्टर मिला ही नहीं हमको। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग बड़ा टीडियस काम है, बड़ा मेहनत का काम होता है वो। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग में जब आप म्यूटेशनल ब्रीडिंग करते हैं, म्यूटेशंस का इस्तेमाल करते हैं, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप तो आप झटके के साथ में क्रॉप के अंदर जो मनचाहा कैरेक्टर है वो आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा भारत जो है वो एक फ्रॉम ए ग्रेन डिफिशिएंट नेशन टू फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल के, हमारा इंडिया जो है वो एक जमाने में जहां पे अनाज की कमी थी, आज वो भारत जो है वो सबको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आज हमारे पॉलिटिशियन हमसे वादा करते हैं कि 1 रुपए 2 रुपए किलो में तुमको जो है वो गेहूं मिलेगा, 3 रुपए किलो में तुमको चावल मिलेगा और तुमको इतना इतना अनाज फ्री मिलेगा। आज तुम जो है वो क्यों कर पाते हैं ये? क्योंकि हमारे पहले के जो लोग थे उन्होंने इतना कुछ कर गए हैं कि आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम भरे पड़े। एफसीआई वो बॉडी है जो अनाज को स्टोर कर रखती है कि वक्त पड़ने पर जो है, जरूरत पड़ने पर वही अनाज से पूरे देश को आप खाना खिला सकते हैं कई दिनों तक। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो ग्रेन को स्टोर करके रखती है वो, और बड़े पैमाने ये आज जो है हर जो सरकार है ना, सरकार कभी किसी हम सुनते हैं कि सरकार ने किसानों को कॉमन मिनिमम प्राइस का वादा किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किया कि भाई 500 रुपए किलो में तुम्हारा गेहूं खरीदेंगे, 500 रुपए क्विंटल में, किलो नहीं, ठीक है ज्यादा हो जाएगा, 1000 रुपए क्विंटल, चलिए मुझे रेट नहीं मालूम एग्जैक्टली, पर 1000 रुपए क्विंटल, 1200 रुपए क्विंटल, 1800 रुपए क्विंटल, वॉट एवर दी रेट, उतने में हम आपका गेहूं खरीदेंगे, है ना। कॉमन मिनिमम प्राइस सरकार ने बोला। तो गवर्नमेंट बोलती कोई तुम्हारा खरीदार कोई नहीं मिलता है ना, सरकार खरीदेगी तुम्हारा गेहूं। सरकार वो गेहूं खरीदती है और अपने गोदामों में भर के रखती है उसको, ताकि किसान को पैसा मिल जाए, किसान का काम चलता रहे। हमारी सरकार, हमारे गवर्नमेंट, चाहे किसी की, देखो मैं जब मैं सरकार बोलता हूं ना, गवर्नमेंट बोलता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल कमल के फूल की बात कर रहा हूं, हाथ के पंजे की बात कर रहा हूं, या ये जो तमाम तरह के जो दूसरे जानवर हैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, हाथी घोड़ा पालकी ये सब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो भी देश में हेड है, जो भी देश के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं के। तो गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती कि किसान, अब प्रॉब्लम यही है कि हम, सरकार बोलती है अनाज उगाओ, अनाज को हम खरीद लेंगे, लेकिन उगाने में तुम्हारी मदद कैसे करें, वहां तुमको कैसे हम हेल्प करें, ये विचार कोई दिमाग में रखता नहीं है, और रखता भी है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करता है। चलिए, अब जो है वो एक जमाना था कि लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। in 1964 लाल बहादुर शास्त्री became prime minister and appointed C. Subramaniam as minister of food and agriculture. Together Shastri and Subramaniam worked to increase in food grain by production by increased government support of agriculture production. के यहां से ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। लाल बहादुर शास्त्री जो है ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, महान नेता जो है वो, मान लीजिए आपकी जो है विश्व इतिहास के महान नेताओं में से एक हैं, और इन्होंने जो है वो इस बात पे जोर दिया इन्होंने कि नहीं, हमें किसान को अपने साथ रखना होगा, हमें किसान को सपोर्ट करना होगा, और हमें खेती में उसकी मदद करनी पड़ेगी। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत थी ना, वो इनके समय से हुआ। ठीक है, देन MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, एक महान वैज्ञानिक, इनको रेमन मैक्सेसे प्राइज मिला, अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड मिला साइंस में, इनको पद्म विभूषण मिला, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, इनके 254 साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश हुए हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट को लेकर, और ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं इनको हम इंडिया के अंदर। अब ये स्वामीनाथन भी जो है वो विचार कहां से लेके आए, एक अंग्रेज जो मैक्सिको, अमेरिकन व्यक्ति अंग्रेज जो मैक्सिको के खेतों में काम कर रहा था, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया, और इन्होंने क्रॉप प्लांट ब्रीडिंग के, हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग में इन्होंने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया स्टूडेंट के। और इन्होंने जो है पहली बार ने, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है वो विश्व का फूड प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया। ये इतना बड़ी उपलब्धि थी कि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया।
डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल प्राइज दिया गया और इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, ये हैं महान लोग। ठीक है, कहां बाबा बाबा की बातें करते हैं हम लोग, ये बाबा अच्छा बाबा है, वो बाबा अच्छा बाबा है के, ये इस पॉलिटिशियन के हम भक्त, उस पॉलिटिशियन के हम भक्त के। बनिए तो ऐसा बनिए कि दूसरे देश का आदमी भी आपके बारे में बात, चैप्टर पढ़ाने के पहले 10 मिनट 5 मिनट आपके बारे में बात करे, ऐसा आदमी बनिए। 1970 नोबेल प्राइज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के किस चीज के लिए? रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब चलिए क्या किया था इन्होंने गेहूं की बोनी किस्मों का विकास किया था। हम आगे बात करेंगे इस पर, डॉर्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट पर। ठीक है, पहले तो देखते हैं व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। क्या है प्लांट ब्रीडिंग? इज ए पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज की, पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज के पादप प्रजातियों को हम जानबूझकर उनके अंदर हम कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं जिससे कि वो खेती के लिए पहले से बेहतर हो जाए, वेल सुटेड फॉर कल्टीवेशन, हमको बेहतर पैदावार दें, वो बीमारियों के लिए प्रतिरोधक हो जाए। वो यहां पे खास बात यह कि हम सिलेक्टेड कैरेक्टर को अंदर कर रहे हैं क्रॉप के। यदि आप कॉमन कन्वेंशनल ब्रीडिंग कराएंगे ना तो आपको 2 गैमिट को मिक्स करना पड़ेगा और गैमिट में जो भी अच्छे बुरे जितने कैरेक्टर होंगे वो सब एक साथ आ जाएंगे, है ना। यहां पर केवल सिलेक्टेड कैरेक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग में। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग has been practiced for thousands of years since the beginning of the human civilization. Recorded evidence of plant breeding dates 9,000 to 11,000 years ago. सोचिए, आदमी जो सामान्य नॉर्मल ब्रीडिंग है ना, वो तो आदमी 9,000 से लेकर 11,000 वर्ष पहले की भी इसके एविडेंस मिल जाएंगे, बहुत पुराने समय से कर रहा है। अब आप बोलोगे सर कन्वेंशनल ब्रीडिंग कैसे कर रहा था आदमी? क्या करते थे? गेहूं का पैदावार हुआ, ठीक है, गेहूं का फसल हुआ, उसमें छांटा कि सबसे अच्छे दाने गेहूं के कितने हैं, उन्होंने छांटे, उसमें से अच्छे दाने ने जो बड़े साइज के लार्ज ग्रेन थे उनको अलग किया उन्होंने। अगली बार उन्होंने लार्ज ग्रेन को बोने के लिए रख लिया उन्होंने, बाकी दूसरा जो गेहूं के दाने थे उनको पीस के आटा बना के खा लिया उसको। अब अच्छे वाले बड़े दाने जो सिलेक्ट किए थे उनको खेतों में लगा दिया। अब अगली बार पैदावार हुई तो सारी फसल के दाने बड़े थे, उसमें से फिर वो पौधे छांट लिए जिनके दाने एकदम गोल, अच्छे सुडोल और बड़े साइज के दाने थे, उनमें भी छांट लिए। हर बार सिलेक्शन कर रहे हैं, हर बार मास सिलेक्शन कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं इसको। ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग है। या फिर 2 तरह की क्रॉप को क्रॉस कराया आपस में, एक ब्रीड को तैयार कर लिया, ये ब्रीडिंग है। ठीक है, मेनी प्रेजेंट डे क्रॉप आर रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एंशिएंट टाइम के। आज कई सारी जो हमको क्रॉप दिखाई पड़ती है वो पुराने समय से जिन फसलों को करना लोगों ने सीखा था, इंसानों ने जो है हमारे पहले पूर्वज जो थे उन्होंने जिन क्रॉप को उगाना सीख लिया था उनका इस्तेमाल हम आज भी करते आ रहे हैं। ठीक है, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में आप देख रहे हैं कि देखिए क्या हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटी यहां पर होती है। ठीक है, एक होता है कि हम जो है वो हाइब्रिड तैयार करें, 2 तरह के प्लांट को हमने क्रॉस किया, हमने 2 तरह के प्लांट को एक को क्रॉस किया हमने, ठीक है, और क्रॉस करने के बाद हमने जो है वो एक हाइब्रिड को तैयार किया। हाइब्रिड में दोनों क्रॉप के कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार हम ब्रिज क्रॉसिंग करते हैं। ब्रिज क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि हम 2 प्लांट को क्रॉस करना चाह रहे हैं लेकिन वो 2 प्लांट आपस में क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं, नॉट पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, इस प्लांट को हमने पहले इससे क्रॉस किया हमने, और जब जो प्रोजनी हुई उसको हमने इससे क्रॉस कर दिया, बी से। मतलब हम ए को बी से क्रॉस करना चाह रहे थे लेकिन ए को बी से क्रॉस हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं। हम ए को बी से क्रॉस करना चाह रहे थे, ए प्लांट को बी प्लांट से क्रॉस करना चाह रहे थे, पर वो डायरेक्ट क्रॉस नहीं हो पा रहा। तो हमने ए को सी से क्रॉस किया और ए और सी के क्रॉस पर जो पौधा बना उसको हमने बी से क्रॉस कर दिया, अब फसल मिल गई हमको। यह है ब्रिज क्रॉसिंग कहते हैं इसको। समझ रहे बात के? अरे यार देखो, सिंपल सी बात है। ब्रिज क्रॉसिंग का मतलब यह है कि ये मैं हूं, ठीक है, मेरी वाइफ से बात नहीं हो रही है, ठीक है, पर मेरे बच्चे से मेरी बात हो रही है। ठीक है, मैंने अपने बच्चे को बोला, बच्चे ने अपनी मम्मी को बोल दिया जाके, मेरा काम हो गया। बस इतनी सी बात है यार, है ना। एक ए प्लांट को बी प्लांट से क्रॉस नहीं कर पा रहे थे तो ए प्लांट को सी से क्रॉस किया और सी ने जो है वो और जो प्रोजनी बनी उसको आपने बी से क्रॉस कर दिया आपने, ना। मतलब एक मीडियम चुना हमने, ब्रिज। तो यहां पे ये ब्रिज था, यहां पे ये प्लांट ब्रिज हो गया, है ना। ठीक है, फिर नॉर्मल ब्रीडिंग में क्या है, ए को आपने बी से डायरेक्ट क्रॉस कर दिया आपने और आपको जो है वो F1 मिल गया। फिर
रिपीटेड बैक क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, एक हमने जो है वो हम क्या करते हैं, अच्छे कैरेक्टर चाहिए तो हम F1 जनरेशन को बार बार बैक क्रॉस करते हैं ताकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर उसके अंदर रहे प्रेजेंट। तो बैक क्रॉस के बारे में हम अच्छे जानते हैं, तो रिपीटेड बैक क्रॉसिंग कहते हैं, हर बार हम बैक क्रॉस करके क्रॉप को तैयार करते हैं। ठीक है, टुडे ऑल आवर मेजर फूड क्रॉप्स आर ड्राइव फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज। ठीक है, जो भी हमने पहले से डोमेस्टिकेट की, डोमेस्टिकेटेड का मतलब है जिनको हम उगा रहे हैं। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन फॉलोड बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिजायरेबल ट्रेट ऑफ हायर यील्ड न्यूट्रिशन एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। के क्या करते हैं, पहले आपने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद प्रोजनी बनी, प्रोजनी को आपने छांटा, आपने उसमें से उन प्रोजनी को छांटा आपने जो आपके काम के थे, जिनके कैरेक्टरिस्टिक आप बेहतर आपको लगे उनको आपने छांट लिया, ये सिलेक्शन था। तो एवरी टाइम आप क्या कर रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, देन आप सिलेक्शन कर रहे हो, क्रॉप का सिलेक्शन कर रहे हो आप। विथ एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, जैसे जैसे हम जेनेटिक्स में जानकारी हमारी बढ़ रही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जानकारी हमारी बढ़ रही है, टिश्यू कल्चर टेक्निक को हम और इंप्रूव कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग को अब हमने मोर और लेस कैसे कर दिया, हमने उसको हमने मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल पर ला दिया। अब हम किसी भी क्रॉप में कोई भी जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम चाहें तो हम एक इंसेक्ट का जीन या हम एक बैक्टीरिया का जीन भी क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मतलब आज तो हमारे पास जो है कि हम जीन्स में बड़े लेवल पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इफ वी वेर टू लिस्ट द ट्रेट और कैरेक्टर्स दैट द ब्रीडर हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इनटू क्रॉप प्लांट, द फर्स्ट वी वुड लिस्ट वुड बी, मतलब हम चाह रहे हैं कि एक किसान चाहता क्या है, वो चाह ये रहा है कि फसल की, हम जो भी हमारा पर्पज है प्लांट ब्रीडिंग का वो ये है कि क्रॉप यील्ड बढ़ जाए, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, गेहूं का दाना बड़े साइज का हो, अधिक संख्या में हो। ठीक है, इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, सूखा पड़ने पर, अधिक तापमान होने पर, सॉइल का पीएच बदलने पर, सैलिनिटी अधिक होने पर क्रॉप डैमेज ना हो। फिर दूसरा, वायरस फंजाई बैक्टीरिया उस पर आसानी से अटैक ना करते हो, उनके रेजिस्टेंस रहती हो, कॉमन बीमारियों से बच जाती हो। इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, और पेस्ट जो है, जो इंसेक्ट है उन्हें उसे कम खाते हो, उसको डैमेज ना करते हो। तो कुल मिलाकर हम चाह रहे हैं कि हर तरफ विन विन पोजीशन हो, हर तरफ हम जीतने वाली स्थिति में हो। मतलब अच्छी यील्ड चाहिए हमको, अच्छी क्वालिटी चाहिए हमको, कीड़े ना खाते हो, वायरस फंजाई का पैथोजन का इन्फेक्शन ना लगता हो। ठीक है, फिर सूखा पानी भी कम देना पड़े, सूखे में भी जो है वो ग्रो कर जाए, सॉल्ट जमीन के अंदर सॉल्ट की यदि लेवल बढ़ जाए, सैलिनिटी बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम ना हो उसको, ऐसा चाह रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर कैरिड आउट इन ए सिस्टमेटिक वे वर्ल्ड वाइड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल कंपनीज के। तो देखिए अब मेन स्टेप इसके, इन्हें कोई भी नई वैरायटी को हम डेवलप करते हैं, कोई भी न्यू जेनेटिक वैरायटी को, क्रॉप की किसी भी नई वैरायटी को हम जब प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाते हैं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, तो क्या स्टेप जरूरी होते हैं। देखिए कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है कि आपकी आवश्यकता क्या है, नीड, क्या आवश्यकता, चाहते क्या हो आपके, नीड के बाद आप चुनो, फिर सिलेक्शन के आपको चुनना पड़ेगा, किसको आपको चुनना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन या आपको फाइंड आउट सिलेक्शन और फाइंड आउट पता लगाना पड़ेगा कि किस वैरायटी को हम यूज कर सकते हैं। आपको कोई चीज चुनी आपने कि हमको ऐसा चाहिए, है ना, तो आपके पास पता होना चाहिए कि आप कौन सा करेक्टर चाह रहे हैं क्रॉप के अंदर, तो वो करेक्टर के लिए आपके पास प्लांट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मतलब कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, यानी कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम हो उसका आधार यह है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्योंकि देखो हम क्या चाह रहे हैं, हम कोई अलग कैरेक्टर क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो पहले से प्रेजेंट नहीं था, और वो अलग कैरेक्टर क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस कैसे कर पाएंगे, जब कोई क्रॉप अलग होगी, सेम प्लांट की कोई अलग क्रॉप होगी तो हम उसका कैरेक्टर ले पाएंगे ना अंदर। भाई आम होता है, कई तरह का आम होता है, तोतापरी आम होता है, दशहरी आम होता है, चोसा आम होता है, अल्फांजो आम होता है, ठीक है ना, बादाम आम होता है, ये कई वैरायटी आम की है कि नहीं। तो मतलब ये कि जो वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ना बेटा, वो चाबी है कि वहां से क्या चुनना है। अब आपको मैं बोलूं कि चलो अच्छे कपड़े खरीदने चलते हैं बाजार, ठीक है, तुमको मैं है ना 10,000 ऑप्शन दूंगा, 10,000 कपड़ों में से एक चुन लेना अपने लिए अच्छा वाला, सबसे बढ़िया वाला।
10,000 के 10,000 क्लॉथ रेड है, सब सारे कपड़े लाल रंग के, सब लाल हैं। आप बोलोगे ये भी कोई ऑप्शन हुआ? 10,000 कपड़े हैं और सब लाल रंग के, क्या चुने क्या छोड़े, इसमें कोई मतलब का ही नहीं है। कहां गलत आदमी के साथ आ गए। लेकिन यदि वहीं पे आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे खुले हों तो आप बोलेंगे सर हम तो पीला वाला लेंगे, हम तो नीला वाला लेंगे, ब्लैक में वो चमचम लगा है ना वैसा वाला लेंगे, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग वैरायटी आप चुन सकते तब, क्योंकि वहां पे आपके पास में चॉइसेस हैं। द सेम वे किसान हमको, साइंटिस्ट को चाहिए, वैज्ञानिकों को चाहिए कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए, तो फर्स्ट सेलेक्ट दैट वैरायटी की जिस कहां से जीन लेंगे उसका हम। कोई ऐसा वैरायटी मिलता जुलता जिस जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, वो कहां मिलेगा? वो जंगल में मिलेगा। मेरा कजिन है, बुआ जी का लड़का है, वो गांव में रहता है, खेती वेती करता है, बढ़िया है ना। कभी जब मैं किसी काम से गांव जाता हूं, बहुत दिनों से नहीं गया अभी मैं, पर कभी गांव जाता हूं, विलेज जाता हूं, तो वो मुझसे मिलने आता है, मेरी उम्र का है। अब वहां जाता हूं मैं तो तब अब मेरी हैबिट ऐसी हो गई यार, तब मैं क्या करूं, मतलब मेरे को गर्मी बहुत लगती है। अब घर में एसी, ऑफिस में एसी, कार में एसी, और क्या करें कि अब जो है वो आदमी में एसी इंस्टॉल नहीं होता, बस इतनी बात है। काम ही ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते ना इसके, मतलब अपनी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, सब करने के लिए, मतलब अब हैबिट पड़ गया है। अच्छा है, अब मैं फिर बोलता हूं कि ये अच्छा है सर, ये अच्छा नहीं है सर। डोंट जज एनीबॉडी यार, तुम होते कौन हो जज करने वाले यार, मैं कौन होता जज करने वाला, किसी को जज नहीं करना हमको, न्यूट्रल। तो वो बहुत टफ व्यक्ति है, वो खेत में बोला, मुझसे बोलता दिन में एक दिन, कहा चलो तुमको खेत दिखा के लाते, तुम्हारे वाले खेत भी देखते आके। हमारे पिताजी के पास भी काफी सारे, हम लोगों के पास भी काफी खेत हैं, जो मेरा बीच वाला भाई देखता हमको, चलो आप तो फसल दिखा के लाते हैं। मैं कहा चलो, थोड़ा बाहर निकले। मैंने कहा कुछ तेज धूप नहीं, छतरी वतरी नहीं है? अरे क्या छतरी वतरी यार, चलो। आगे गए, मैंने कहा पानी पीना, प्यास, चलो कुएं से निकालता पानी। अरे मैंने कहा भाई मैं कुएं में पानी नहीं पीता, मेरी कार में रखा हुई बिस्लरी की बोतल, वो निकाल लाता हूं। मतलब वो रफ एंड टफ, कुछ भी पानी पी लेगा, कुछ भी खा लेगा, इतना रफ एंड टफ कि कोई बैक्टीरिया होगा ना खाने के अंदर, समोसे में मान लो बैक्टीरिया खा लिया उसने, तो बैक्टीरिया सोचेगा कहां गलत जगह आ गया मैं, ये कौन सा इन्फेक्शन मेरे को लग गया, बैक्टीरिया मर जाएगा। पर बाल, मतलब आदमी का जो है वो टस से मस नहीं होगा, हेल्थ उसका जैसा है वैसा ही रहेगा वो। एक बार हम लोग किसी काम से, उसको बोला चल बैतूल में कहीं किसी जगह पे कोई हॉस्पिटल का कुछ इंस्पेक्शन था, उसमें जाना था। मैंने कहा चल तू भी साथ चले ना। मैं जैसे हॉस्पिटल के पास में वो कहीं गांव में एक हॉस्पिटल था, ट्राइबल एरिया में, वहां पे उसने देखा पानी पूरी कहीं मिल रही है इस ठेले पे, गाड़ी रोकी, 25-30 खा गया वो, बड़े खुश हो गए। मैंने कहा अरे सल्फर, इसमें वो होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा इसके अंदर ये होगा वो होगा, बीमार पड़ जाएगा अभी तेरे को ले। कुछ नहीं होगा, सब कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक भी खा लूंगा ना तो 3 दिन बीमार रहूंगा। क्यों? मैं डोमेस्टिकेटेड टाइप का हो गया हूं। पहले मेरे पिताजी मेरा ध्यान रखे कि नहीं ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत करना, वो मत करना, फिर कॉलेज में पहुंच गए, फिर स्कूल में, इसके बाद जो है अभी घर में, फिर अब हैबिट ही वैसी बन गई कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। वो लेकिन वो रफ एंड टफ आदमी, एक जिधर चाहे वो, मतलब मैंने कहा ना बैक्टीरिया पेट में आकर सोचता है कि कहां फंस गया, मेरे कौन सा इन्फेक्शन मेरे को हो गया। अब तो मतलब आपको टफ वैरायटी ढूंढनी है, ऐसी डिजीज रेजिस्टेंस में बीमारी ना लगती हो टफ, वो कहां मिलेगी आपको? कहां मिलेगी? जंगल में। मतलब वाइल्ड वैरायटीज, जो जंगली किस्में वाइल्ड वैरायटी है, दे हैव डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर के, उनका प्रोडक्शन कम होगा उनका। यदि आप मेरे कजिन और मेरे बीच में आप इफिशिएंसी की बात कर लें कि हम लोग काम करने में कैसे हैं, ठीक है, कौन प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर कर सकता है, तो हो सकता है वो मुझसे पीछे रह जाए, लेकिन बाकी कैरेक्टर तो उसके स्ट्रांग है। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एनिमल, मैं भी एनिमल, वो भी एनिमल, ही इज मोर सक्सेसफुल एनिमल। किसी भी कंडीशन दो, एडाप्टेशन, धरती के जैसा बोला, अरे भाई हम तो धरती के जैसे, गर्मी सर्दी बरसात जो पड़े जैसा हो सब में रह लेंगे हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हम बोलते सारा फर्क हम ही को पड़ता है। यही हालत है आज डोमेस्टिक। जो फसलें आप बो रहे हो अपने पास में वो मेरे जैसी हैं, और जो वाइल्ड वैरायटी है वो मेरे कजिन के जैसी है।
फैक्ट है ये। आप क्या देख रहे हो? आप भी वैसी जो है वो डोमेस्टिकेटेड वैरायटी में शामिल होते हो। हाँ, ये मत सोचना कि मतलब हम वाइल्ड वैरायटी बन गए आज से ना। ठीक, तो आप मेरी बात सुनो, ठीक है? तो किसका मतलब ये कि आपको वो कैरेक्टर चुनने पड़ेंगे, कहीं से लाने पड़ेंगे। इन मैनी क्रॉप प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द क्रॉप। ठीक है, क्रॉप के वाइल्ड रिलेटिव से हमको वेरिएबिलिटी मिलती है। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज species and relative of the cultivated species followed by their evolution of their characteristic is a prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the population। देखो क्या मतलब हुआ इसका? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि भैया तुमको चाहिए क्या, वो तुम जंगल से लेके आ जाओ वैरायटी, उसमें देखेंगे पहले कि कैरेक्टर क्या है, इसमें डिजीज रेजिस्टेंस है भी कि नहीं है, तो उसमें से फिर कैरेक्टर चुन के फिर उस वैरायटी के जीन को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। The entire collection of plant and seed having the all diverse allele of genes in a given crop is called germplasm collection। very important term के। तो germplasm collection का मतलब क्या है? आपने क्या किया? अब सुनते हो, देखो बेटा ऐसे पढ़ेंगे ना तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। क्या किया आपने? कहा कि भैया मुझे गेहूं की एक वैरायटी डेवलप करना है जिस पर की जो है वो कीड़ा ना लगता हो। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. डैमेज ना होता हो जो हम गए, हमने जाके जंगल में घूमे, 50 गेहूं की वैरायटी, जंगली गेहूं जो थे उसमें से हमने बीज निकाल के लाए। अब 50 तरह के बीज हमारे पास आ गए। हमने कहा देखो भैया ऐसे बीज है, लगाते हैं, पता करते हैं। तो लगाया, इवोल्यूट किया। आपने कहा भाई 50 में से 3 ऐसे हैं जिनको बीमारी लगती नहीं है, बाकी 47 तो काम के नहीं है, लेकिन कुछ और कैरेक्टर में बेहतर है वो। तो जो 50 के जो सीड का सेट पूरा हमारे पास था ना, वो हमारा जर्मप्लाज्म कलेक्शन हो गया। हमने कहा अच्छा ये कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर जो है वो इनमें इनसे पौधा उगाएंगे हम, तो उस पौधे के गैमेट में ये कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, दैट इज दी जर्मप्लाज्म कलेक्शन। डाइवर्सिफाइड एलील्स एक साथ हो गए। उसके बाद इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट। आपने क्या किया? जर्म प्लांट्स को इवोल्यूट किया आपने कि कौन से कैरेक्टर चाहिए आपको, डिजायरेबल कॉम्बिनेशन को आपने चुना, आपने कैरेक्टर की कौन सा कॉम्बिनेशन कैरेक्टर का आपको चाहिए। द सिलेक्टेड प्लांट आर मल्टीप्लाइड, उन प्लांट को आपने मल्टीप्लाई किया, संख्या बढ़ाया आपने, और उनको फिर हाइब्रिडाइजेशन में आपने इस्तेमाल किया। ठीक, और आपने क्या किया? आपने उनके अंदर गैमिट एक जैसे हो, गैमिट में कोई दिक्कत ना हो, जो भी गैमिट लें उसका वो उसके अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट रहना चाहिए। तो आपने जो सिलेक्टेड प्लांट था उसके प्योर लाइन तैयार किया, आपने उसको बार बार सेल्फिंग कराया आपने सिलेक्टेड प्लांट को, और उसको प्योर लाइन प्लांट में कन्वर्ट कर दिया, होमोजाइगस प्लांट में कन्वर्ट कर दिया। इससे ये फायदा हुआ आपको कि आप उसका कोई भी गैमिट लेंगे उसमें वो आप जो चाहते हैं वो जीन उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर cross hybridization among the selected parents. The desired character have very often to be combined from the two different plants. For example, high protein quality of one parent may need to be combined with disease resistance of the another parent के। तो क्या किया आपने दो डिफरेंट कैरेक्टर जो के प्लांट थे उनको आपने क्रॉस कराया अपने के। अब एक प्लांट ऐसा था इसके अंदर सीड के अंदर हाई प्रोटीन क्वालिटी थी, प्रोटीन की बेहतर गुणवत्ता थी, दूसरा बीमारी नहीं लगती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा था उस पौधे को बीमारी लग रही थी, और जिसका डिजीज रेजिस्टेंस था उसको पास प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का नहीं था। आपने दोनों को क्रॉस कर दिया, दोनों कैरेक्टर आपने एक साथ ले लिए। दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन द टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड दैट जेनेटिकली कंबाइन द डिजायर्ड कैरेक्टर इन वन प्लांट के। मतलब आपने क्या किया? अच्छे प्रोटीन क्वालिटी वाले प्लांट को आपने डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट से क्रॉस कराया, तो अब जो ऑफ हाइब्रिड बना उसके अंदर दोनों कैरेक्टर एक साथ आ गए उसके। दिस इज वेरी, अब ये प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉर्मल, ये तो हो गया नॉर्मल, ये कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन के जो आपने किया वो एक परंपरागत कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें कि टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट इज टीडियस प्रोसेस। अब आपको कि आपने जो पोलैंड ग्रेन्स को लिया है आपने, उस पर कौन सा करेक्टर अंदर आएगा, ठीक है, कौन सा करेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जो हाइब्रिड बने आपका वो वही बने जो आप चाह रहे हैं, जो डिजायरेबल करेक्टर आप चाह रहे हैं वही बने, ये भी जरूरी नहीं है। तो अब साइंटिस्ट ने एक नया तरीका खोज लिया, उन्होंने कहा ये सब लफड़ा करते ही नहीं हम तो जो सिलेक्टेड कैरेक्टर है ना उसका जीन निकाल लेंगे और दूसरे में जीन डाल देंगे, बात ही खत्म होगी। ये कैरेक्टर इसका जीन निकालो, इसमें जीन डाल दो। ठीक है, फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर, अब जो भी रिकॉर्डमेंट आपने तैयार किए
दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ द सिलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड दोस प्लांट हैव डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के आपने सबसे पहले तो जितनी भी ऑफस्प्रिंग हुई उनमें से आपने उन संतानों को, उन ऑफस्प्रिंग को चुना आपने जिनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर प्रेजेंट थे। This selection process is crucial to the success of the breeding objective and require careful scientific evolution of the progeny। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, आप चाह क्या रहे थे, कौन सा करेक्टर आपको मिला वो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, प्रोजेनी को आपने ध्यान से देखा। दिस स्टेप यील्ड प्लांट दैट आर सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट। ये जो है ये स्टेप क्या शो करती है, ये शो करती है हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर का मतलब होता है कि अपनी दोनों पेरेंट की तुलना में संतान ऑफस्प्रिंग श्रेष्ठ होती है। हाइब्रिड इज बेटर देन बोथ ऑफ द पेरेंट। फिर आपने इस प्लांट को आइसोलेट किया। अब इस प्लांट को आप उगा रहे हैं, इसको आप जो है वो सेल्फ पॉलिनेट करा रहे हैं और आप जो है इंश्योर कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स के सेग्रीगेट ना करें और इस प्लांट को क्रॉप को हम आगे यूज कर सके हम। ठीक है, फिर टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवार। अब आपने क्या किया, सबसे पहले अब स्टेप 1 सबसे पहले डिसाइड किया कि चाहिए क्या हमको, और आपने उस करेक्टर के लिए जंगल में घूमे, खूब सारे आपने प्लांट के उसी तरह के प्लांट के सीड इकट्ठे किए, जर्म प्लाज्म कलेक्शन को तैयार किया आपने। फिर आपने डिजायर्ड करेक्टर वाले प्लांट को, जो करेक्टर चाहिए उस प्लांट को आपने कल्टीवेट किया, वाइल्ड वैरायटी वाले प्लांट को, उसके करेक्टर को देखा आपने और आपने उसको फिर जो है वो किससे क्रॉस किया आपने उसको, जो प्लांट आपको इवॉल्व करना है, जो आपको हाइब्रिड तैयार करना है, दो करेक्टर को कंबाइन करना है, दूसरे प्लांट से क्रॉस कराया आपने, हाइब्रिड बना। और हाइब्रिड में आपने कई सारे हाइब्रिड बने, उनमें से आपने उन हाइब्रिड को चुन लिया जिन हाइब्रिड में आपके डिजायरेबल करेक्टर प्रेजेंट थे। अब उनको आप कल्टीवेट कर रहे हैं और इस प्रयोग को आपको बड़े पैमाने पर कर देखना पड़ेगा ताकि किसान को सच में फायदा हो उससे। The newly selected lines are evaluated for their yield and other agronomic traits of quality, disease resistance. This evolution is done by growing these in the research field and recording their performance under ideal फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस के। अब हमने क्या किया, हमारी लेबोरेटरी के पास जो खेत थे, जो फॉर्म्स थे अवेलेबल थे, रिसर्च फील्ड अवेलेबल थे, वहां पे हमने उस क्रॉप को लगाया और देखा हमने कि उसका प्रोडक्शन कितना रहता है, बीमारी पर कैसे वो रिएक्ट करती है, कितना खाद की रिक्वायरमेंट है उसको, कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, उस सबको हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, फिर जब सक्सेसफुल हो गए यहां पे हमने फिर फार्मर्स को, सिलेक्टेड फार्मर को दिया हमने, कुछ सिलेक्टेड फार्मर को बोला कि तुम हमारी वैरायटी को लगा कर देखो के। और उसके बाद क्या किया हमने, कंट्री के अलग अलग लोकेशन में, क्योंकि हमारी कंट्री में बड़ी डाइवर्सिटी है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, आसाम में, हमने अलग अलग जगह पर जो है वो अलग अलग किसानों को दिया और कहा कि इसको लगा के देखिए। ठीक है, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हमने क्रॉप कैसे रिस्पॉन्स करती है, यदि आसाम में क्रॉप को लगाओगे तो प्रोडक्शन क्या रहेगा, पंजाब में क्रॉप को लगाओगे प्रोडक्शन क्या रहेगा, विंध्याचल में क्रॉप को लगाओगे तो प्रोडक्शन क्या रहेगा, बंगाल में लगाओगे तो प्रोडक्शन क्या रहेगा, तमिलनाडु में लगाओगे तो प्रोडक्शन क्या रहेगा, केरल में लगाओगे तो प्रोडक्शन क्या रहेगा। अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हमने उसकी समझने की कोशिश की हमने के, और एक बार मालूम चल गया हमें कि हाँ ठीक है, कि अब आपको मालूम चल गया, अब आप उसको कंपेयर कैसे करेंगे, आप उसको लोकल जो है The material is evaluated in compared to the best available local crop cultivar, एक चेक और रेफरेंस कल्टीवार के, जो लोकल, मान लो कहीं पे लोकल गेहूं की किस्म उगती है तो उससे आपने कंपेयर किया कि हमारा जो गेहूं का वैरायटी हमने बनाया है वो लोकल वैरायटी से कितना बेहतर है। हमने कहा कि आप यदि हमारा गेहूं खेतों में लगाओगे 20% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, 20% खाद कम देना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड आपको 10% कम लगेगा, खर्चा भी कम आएगा, पानी भी कम देना पड़ेगा, कुल मिलाकर किसान की चांदी चांदी, मतलब पैसा मिलेगा तुमको, हमारा गेहूं लगाओ। कैसे, अब आपने लोकल से कंपेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे मालूम चलेगा हमें। ठीक है, अब देखिए वापस लौट के अपने मुद्दे पर, अब ये तो देखा हमने कि प्लांट ब्रीडिंग करते कैसे ट्रेडिशनली, उसको हमने समझा। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर एक कंट्री। भारत को यदि डेवलप्ड कंट्री बनना है ना तो एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सच्चाई है भारत को, जब तक भारत का किसान जो है वो अपने आप को एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के लेवल पर लेकर नहीं आएगा, तब तक भारत जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री ही बना रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, हाइपोथेटिकल बातें हैं, हम देखें किसान की हालत बड़ी खराब है कैसे, मैं फिर वही बोलता हूं, हमें किसान को एजुकेट करना पड़ेगा,
हमें उसको इंपावर करना पड़ेगा। आप बोलो कि ज्ञान दे दो केवल उसको कि भैया ये ज्ञान है तेरा, आप तू ले किताब पकड़ा दी, किताब किसान को एक हमने 500 पेज की डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की बुक, सब इंग्लिश में लिखा हुआ, अच्छा कि उस किताब को पढ़ने के लिए सामान्य व्यक्ति को भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़े, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे तभी बुक समझ सकते हैं आप। पकड़ा जाए कि भाई साहब ये है हमारी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की बुक है, आप पढ़िए और खेती कीजिए बड़े साइंटिफिक वाली। बाबूजी कैसे खेती करें? अरे कुछ नहीं, 50 लाख इन्वेस्ट करो, ये मशीन लेके आओ, ये लेके आओ, स्प्रिंकलर लगाओ, जमीन को ट्रीट करो। इम्प्रैक्टिकल बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा? आज बड़े कारपोरेट्स इस मामले में सामने आ चुके हैं। मैं कई लोगों को मैं जानता हूं कि उन्होंने गांव के गांव गोद ले रखे हैं और वहां गांव के अंदर वो बोल रहे हैं कि हमारी ये इंडस्ट्री है, ये फैक्ट्री है, ये हमको चाहिए होता है, हमको अखरोट चाहिए, हमको जो है वो नाशपाती चाहिए, हमको जो है वो इस तरह के फल चाहिए, आप हमारे लोग आओ। गुजरात में कई सारे किसान जो हैं उन्होंने टाई अप कर लिया, किससे? पार्ले कंपनी से। चिप्स आते हैं पार्ले के भी, लेस से चिप्स आते हैं उनके, ऐसी कंपनी टाइप कर लिया और बोला चलो हम आपके लिए आलू उगाते हैं। और वैरायटी उन्होंने कहा कि हम बेस्ट क्वालिटी का आपको आलू का वो ला के देते हैं, जो बर्ड होता है उससे आलू लगाना के। कंपनी ने अपनी तरफ से बर्ड प्रोवाइड कर रही है, कह रही किसान से कि तुम ध्यान रखो उसको उगाओ, इतने बड़े साइज का आलू, इतना बड़ा साइज का आलू चिप्स के लिए। तब तो इतना चिप्स, बच्चे मैच देखोगे क्रिकेट का मैच तो चिप्स चाहिए, घर से बाहर जाओगे, छोटा बच्चा घर है, 5-6 साल का बच्चा है तो चिप्स का पैकेट लेके जाना पड़ेगा। चलते फिरते भैया भैया चिप्स दिला दो ना, लेस खाऊंगा, अंकल चिप्स खाऊंगा, है ना। टीवी में क्रिकेट का मैच होता है, टीवी में भर भर के चिप्स के एड आते हैं। आज बड़ी कंपनियां जो है वो बोल रही किसान से कि करो हमारे अकॉर्डिंग करो, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग करना तो पड़ेगा ना, कहीं किसी लेवल पे। तो वही यहां पर पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी आती है। एक लड़की, मैं भूल रहा हूं उसके बारे में, नाम भूल रहा हूं उसका, बड़ा अच्छा सा नाम है उसका, आप गूगल करोगे मिल जाएगा डिटेल, नाम भूल रहा हूं उसका मैं, मुझे उसके लिए माफ कर देना। वो MBA की, फॉरेन जाके MBA की और लौट के गाँव आई, गाँव की सरपंच बनी। वो गांव की सरपंच बनने के बाद उसने गांव के अंदर पूरा उसने सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन किया, गांव के अंदर सनलाइट से बिजली की व्यवस्था की, बायोगैस प्लांट को इंप्रूव कराया उसने कि भाई लोगों को जो है वो क्लीन फ्यूल मिल सके, गोबर का खाद बड़े पैमाने पर तैयार करके उसने लोगों को जैविक खेती, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट किया। और उसने कई मेल डाले बड़ी कंपनी को कि हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हमसे खरीदोगे। बड़ी कंपनी ने बोला हाँ हाँ हमको गेहूं दो, हमको चावल दो, हमको ये सब्जी लाके दो, हम लेंगे। बड़ी कंपनी में रिलायंस फ्रेश भी शामिल। एक पढ़ी लिखी लड़की गांव के अंदर थी, उसने बस चेंज कर दिया पूरा गांव। उसने, होता है परिवर्तन, चाहेगा आदमी तो होगा। मैं कहता हूं ना, किसी परिवर्तन की, चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए, चमत्कार बन जाइए। डोंट वेट फॉर एनी वंडर, जस्ट बिकम द वंडर। आप लोग बोले कि ये तुम चमत्कार हो, ठीक है। चलिए अभी पढ़ लो, है ना, बाद में बात करेंगे इस बारे में, हम, ठीक है। तो अभी सुनिए, तो इंडिया एक मेनली एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडिया GDP एंड एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब भारत के 62% लोग जो है वो खेती करते हैं और देश की पूरी के पूरे धन का 33% जो है वो GDP का हिस्सा, यानी टोटल इनकम जो कंट्री की उसका 33% खेती से आता है। और बदले में खेती को क्या मिलता है? इतने सारे लोग, मतलब सोचिए आप, खेती पर जुड़े हुए हैं। After India's independence, one of the main challenges facing the country was that producing enough food for the increasing population. Population की food की requirement थी आजादी के बाद। As only limited land is fit for cultivation, India has to strive to increase yield per unit area from the existing farmland. अब दबाव बढ़ गया सरकार पे कि भैया जमीन तो वैसे भी जो हमारे पास है बंजर जमीन बड़ी मात्रा में, हमें जो भी फर्टाइल लैंड है उस पे में अधिक से अधिक कल्टीवेशन करना है। और फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक्चुअली हुआ क्या? हाई यील्डिंग वेराइटीज का इस्तेमाल किया गया, बेहतर खाद का इस्तेमाल किया गया, बेहतर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया, बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, बेहतर इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया। और इसका सबसे गहरा असर पड़ा पंजाब और हरियाणा में। वहां के किसान जो है वो मेहनती, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती के। पंजाब और हरियाणा में आपको बता दूं मैं कि बहुत मेहनत करने वाले लोग के। आज
हम कई गलत कारणों से जानते हैं कई राज्यों को कि भाई ऐसा है, हरियाणा में ऐसा होता है, पंजाब में लोग ऐसा कर रहे हैं, कभी नशे की बात आती है, कभी फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात आती है। बुरी चीजें हर समाज में हर जगह पर हो सकती है, पर अच्छा तो यह है कि वो बड़े मेहनती लोग हैं, दे ट्राइड देयर बेस्ट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का बड़ा असर आपको उसी बेल्ट में अधिक देखने मिला। एक तो जमीन उनके पास अच्छी थी और मेहनती किसान थे, और उनके पास में जो संयुक्त कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर उसको भी उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया उसको उन्होंने। ठीक, अब देखिए बात करते हैं हम व्हीट एंड राइस की बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ड्यूरिंग द पीरियड 1960 to 2000 wheat production increased from 11 million ton to the 75 million ton। सोचिए, यानी इतनी समय में प्रोडक्शन कितने गुना, तकरीबन जो है 7 टाइम प्रोडक्शन बढ़ गया। यहाँ पे राइस प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 2 गुना से ऊपर, 2.5 गुने के आसपास बढ़ गया ये। दिस वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी डॉर्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। इसका श्रेय मिलता है उन किस्मों को जो गेहूं और चावल की सेमी डॉर्फ अर्ध बोनी किस्में के। अब आप बोलोगे सर ये सेमी डॉर्फ वैरायटी का मतलब क्या है? देखो भाई ऐसा है, एक होती है वैरायटी जो लॉन्ग होती है, टॉल होती है। टॉल वैरायटी का प्लांट जो है लंबा समय लेता है फसल लेने के, पहले वो अपने आप को लंबा करेगा, वेजिटेटिव फेज उसका लंबा होगा, वर्धी अवस्था में पहले प्लांट जो है वो अपनी लंबाई को बढ़ाएगा, उसके बाद फिर वो उसके अंदर जो है वो फ्लावरिंग होगा, फिर उसके अंदर जो है वो सीड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डॉर्फ वैरायटी जो होती है बोनी किस्में, जापान के अंदर बोनी किस्में होती गई, तो बोनी किस्में जो होती है वो होती है छोटी हाइट की होती है, जल्दी बढ़ती है और अनाज देती है, लेकिन उनका अनाज प्रोडक्शन कम होता है उनका कंपैरेटिवली, पर छोटी होती है। दोनों वैरायटी को क्रॉस किया हमने तो क्या हुआ, इससे सेमी डॉर्फ, उतनी लंबी नहीं है इतनी छोटी नहीं है, ऐसी बीच की हाइट की क्रॉप बनी जिसके अंदर टाइम कम लगा, आपको कम समय में क्रॉप बन गया है और सीड सेटिंग हो गया उसका। चूंकि क्रॉप बड़ा था साइज में, नॉर्मल से बोने क्रॉप से बड़ा साइज में था, तो उसमें अनाज भी खूब लगा उसके अंदर। ठीक है, और इस चीज को जाना सबसे पहले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, जो कि इंटरनेशनल कहां काम करते थे बेटा, IMPA इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको के, इन्होंने वहां पर अर्धबोनी किस्मों का विकास किया, सेमी डॉर्फ वैरायटीज का उन्होंने विकास किया। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। देखिए ये हम देख रहे हैं गेहूं, बेस्ट क्वालिटी का जो गेहूं है, गेहूं को भी ग्रेडिंग किया जाता है, तो आप देखेंगे ये जो है वो सेमी डॉर्फ वैरायटी से प्रोड्यूस जो है वो हमको गेहूं दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1963 में सेवरल वैरायटीज सच एज सोनालिका, कल्याण सोना which were the high yielding and disease resistant varieties were introduced all over the wheat growing belt of India के। तो भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन में सोनालिका, कल्याण सोना, इन वैरायटी को पूरे कंट्री में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इनकी खास बात क्या थी, ये डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी थी और ये हाई यील्डिंग वैरायटी थी। इसके अलावा सरबती सोनारा वैरायटी का भी इस्तेमाल किया गया। सरबती गेहूं आज भी आप देखेंगे कई जगह पे आपको लगा क्या होगा, क्या खेत में बोया है, सरबती बोया आज इस बार हमने। सरबती क्या होता है, गेहूं का वैरायटी, नाम लेते हैं। सीहोर के आसपास जाएंगे आप, भोपाल के आसपास वहां पर क्या लगाया, WH लगाया, WH गेहूं की वैरायटी का नाम है। तो सोनालिका, कल्याण सोना को जो है पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया 1963 के आसपास इसे लगाने के लिए खेतों में। सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी को हमने जो है वो ड्राइव फ्रॉम द आयर एट, एक वैरायटी है जिसको डेवलप किया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, याद रखिएगा मनीला फिलीपींस के, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में है जो फिलीपींस की कैपिटल है। ठीक है, और ये इसको जो है वो इसको जो है वो जो सेमी अर्धबोनी किस्म का विकास करने के लिए आयर 8 को हमने ताइचुंग नेटिव वैरायटी से क्रॉस किया हमने, जो ताइवान की वैरायटी है। ताइवान चाइना के पास का छोटा सा हिस्सा, छोटा कंट्री है। तो अब क्या किया बेटा हमने अब यहां पे ध्यान देंगे आपके कि जो है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। ठीक है, कटक में इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, दिस डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस इन 1966 और ये बेटर यील्डिंग देने वाली वैरायटी थी। और ये वैरायटी क्या थी, जया और रत्ना, नाम याद रखना है ये, जया रत्ना। ठीक है, सबकी वो क्या कौन सा था एड, वो सुषमा, सबकी पसंद, निर्मा निर्मा निर्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब मुझे याद आ गया पुराने पहले के जमाने में टीवी में काफी एड आता था निर्मा का।
तो जया और रत्ना ये दोनों क्या है, दोनों ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस है, ठीक है। और सोनालिका कौन है, कल्याण सोना कौन है, तो ये दोनों गेहूं की वैरायटी है। नाम याद रखना है कि कल्याण कौन है, कल्याण गेहूं की वैरायटी है, कल्याण सोना, ठीक है। सोनालिका कौन है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट है, ठीक है। जया और रत्ना कौन है, जया और रत्ना जो है वो कोई पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति नहीं है, ये है राइस की वैरायटी है। क्लियर, याद रखना है, इसको भूलना नहीं, ठीक है। ये नाम आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूं। फिर अब थोड़ा सा बाहर निकल के बात करते हैं एनसीईआरटी से। 1935 में जापानीज साइंटिस्ट इनाजुका, इन्होंने टू क्रॉस ए सेमी डॉर्फ जापानीज व्हीट लैंड्रेस विद द टू अमेरिकन व्हीट, इन्होंने पहली बार इन्होंने कोशिश करके देखा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जापानीज साइंटिस्ट थे इनाजुका, इन्होंने जो है वो जापान की वैरायटी को अमेरिकन वैरायटी से क्रॉस करा के देखा इन्होंने, और एक सेमी डॉर्फ वैरायटी को तैयार किया इन्होंने, जिसको बोलते हैं नॉरिन 10, जिस वैरायटी को नॉरिन 10 कहा गया, ठीक है। फिर ये वैरायटी जो थी उसमें कुछ जीन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और जो है ऐसी वैरायटी बनाई इन्होंने जिसकी हाइट जो है वो डॉर्फ वैरायटी से थोड़ी अधिक थी और टॉल वैरायटी से थोड़ी सी कम थी। फिर 1940 में जो है वो ऑरविले वोगेल एट वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, इन्होंने नॉरिन 10 का इस्तेमाल किया उन्होंने हाई यील्डिंग सेमी डॉर्फ विंटर व्हीट वैरायटी को बनाने के लिए। बाद में ये पूरी रिसर्च जो है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को मिली और इन्होंने इसको फिर फाइनल अंजाम तक पहुंचाया इन्होंने, और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने जो है वो गेहूं की उन किस्मों का डेवलप किया जो मैक्सिको के अंदर रस्ट रेजिस्टेंट थी, उनमें की पक्सिनिया या रस्ट का इन्फेक्शन उनमें नहीं होता था, और ये हाई यील्डिंग वैरायटी थी और सेमी डॉर्फ वैरायटी थी जिनका कमर्शियली इस्तेमाल किया गया। वो वैरायटी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने तैयार की। ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, याद रखिएगा। सेमी, अब देखो पॉइंट यहां पर एक क्वेश्चन, सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट को बनाने के लिए किस जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, आंसर है नॉरिन 10 जीन। नॉरिन 10 जीन का संबंध है, ये सीधी जीन के ये वैरायटी का हम जीन निकालते हैं, तो ये जीन नॉरिन 10 जीन का संबंध है व्हीट की, गेहूं की सेमी डॉर्फ वैरायटी के साथ में के, और राइस की, चावल की सेमी डॉर्फ वैरायटी का संबंध है डी जियो वू जेन, ठीक है। ये वो जीन है, डीजियोवुजन वो जीन है जिसको सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ राइस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। देखिए ना, डीजियोवुजन, ठीक है, ये वो जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है ना। क्लियर, तो भूलना नहीं है ये क्वेश्चन। अब आपको बता दूं मैं, आप इसको मजाक समझ रहे नहीं, मजाक नहीं है, ये एग्जाम में आए क्वेश्चन है, बता रहा हूं कि जो नॉरिन 10 सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट के, डीजियोवुजन सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ राइस के, देखिएगा उठा के एमसीक्यू बुक में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं शुगर केन की। सैकरम बर्बेरी was originally grown in North India but had poor sugar content and yield के। सैकरम बर्बेरी के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करने के लिए सबसे बढ़िया करना है, लेकिन इसमें शुगर कम होता है, कम शुगर मिलता है, इससे रसा कम होता है इसमें के। ट्रॉपिकल कैन ग्रोन इन साउथ इंडिया इज सैकरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। जो सैकरम ऑफिसिनेरम है ये दक्षिण भारत में होता है, इसमें मोटा तना होता है, इसमें हाई शुगर कंटेंट होता है, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाता है। जो सदर्न इंडिया का जो साउथ इंडिया में जो सैकरम ऑफिसिनेरम ग्रो करता है वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाता, हालांकि उसमें शुगर अच्छा है, मोटा स्टेम है उसका। अब क्या किया हमने इन दोनों वैरायटी को क्रॉस कराया हमने, और ऐसी शुगर केन की वैरायटी हमने तैयार कर ली हमने जिनमें कि हाई यील्ड होता है, थिक स्टेम होता है, हाई शुगर होता है, और ये नॉर्थ इंडिया में अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो मतलब सैकरम बर्बेरी को हमने जो है सैकरम ऑफिसिनेरम के साथ हमने क्रॉस करा दिया हमने, और ऐसी वैरायटीज को तैयार कर लिया जो नॉर्थ इंडिया में बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं मिलेट्स की। हाइब्रिड मेज, ज्वार और बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। हाइब्रिड ब्रीडिंग have led to the development of the several high yielding varieties resistant to the water stress के। ऐसे मिलेट की वैरायटी, मिलेट क्या होते हैं, छोटे छोटे अनाज होते हैं के, तो मिलेट्स की ऐसी वैरायटी जो छोटे अनाज होते हैं उनको तैयार किया हमने जिनको कम से कम बाजरा में लगाते हो पानी मत दो, खेत में चलेगा, बाजरा उग जाएगा, ज्वार उग जाएगा के। ऐसी वैरायटी तैयार की गई है कि मान लो किसी जगह पर सिंचाई की प्रॉब्लम है, इरिगेशन प्रॉपर नहीं है, मानसून का भी इश्यू हो रहा है, ठीक है, खेत में लेकिन इतनी नमी है कि क्रॉप लग सकता है, परंतु गेहूं लगाओगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली के। तो वैसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, मिलेट्स को लगाते हैं। और आजकल मिलेट्स की खेती बड़ा प्रॉफिटेबल काम हो गया है। अधिकांश लोग गेहूं से बाजरा, ज्वार, रागी
इन पे शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए, तो अब ये तो बात की हमने पहले, हमने क्या बात की, हमने प्लांट ब्रीडिंग की बात की। और अभी तक हमारा जो पर्पस था, जो हमारा अभी तक उद्देश्य था, वो उद्देश्य इतना था कि हम कैसे अपनी यील्ड को बढ़ाएं, कैसे अपनी उत्पादन क्षमता को हम जो है वो इंक्रीज करें, बढ़ाइए, हमारा अब तक का पर्पस था। अब बात करते हैं कैसे हम जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जो है वो बीमारियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, ए वाइड रेंज ऑफ फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन अफेक्ट द यील्ड ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीसीज स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट के। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फसलों के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, और सबसे कॉमन जो कारण होता है वो होता है फंगल इन्फेक्शन। क्रॉप लॉसेस कैन ऑफन बी सिग्निफिकेंट, 20 से 30% क्रॉप लॉस होता है, कई बार पूरी फसल चौपट जाती है। इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवार रेजिस्टेंस टू डिजीज एनहांस फूड प्रोडक्शन के। अब देखिए, जहां पे क्रॉप डैमेज हो रही है ना, वहां पर भले ही से यील्ड उतना अधिक ना हो, पर क्रॉप तो पैदा हो, पे फसल तो पैदा हो। और आपको बता दूं मैं, ये जो डिजीज रेजिस्टेंस करेक्टर होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। एक जमाने में फेमाइन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो अकाल पड़ा था ना, वो क्यों पड़ा था? ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, पैरिकुलरिया ओराइजी, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ये पूरा चावल का फसल खत्म कर देते। फेमाइन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड का काल, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उसके चलते अकाल पड़ा था, पूरा आलू खत्म हो गया था आयरलैंड में, खाने कुछ था ही नहीं उनके, वही एकमात्र क्रॉप थी जिसको खाते थे वो लोग, पूरा क्रॉप डैमेज हो गया। दिस ऑल्सो, अब देखिए, इसलिए हमको प्लांट ब्रीडिंग में डिजीज रेजिस्टेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दिस ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन यूज ऑफ फंजीसाइड एंड बैक्टीरियासाइड। यदि आपकी क्रॉप खुद ही डिजीज रेजिस्टेंस होगी तो अलग से आपको केमिकल्स नहीं छिड़कने पड़ेंगे। रेजिस्टेंस टू होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज एंड डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द होस्ट प्लांट के। देखो, किसी भी होस्ट प्लांट का जो रेजिस्टेंस करने का है, उसका मतलब यह है कि उस पर कीड़ा या पैथोजन रोग कारक आसानी से उस पर जो है अफेक्ट नहीं कर पाते, उस पर उसको डैमेज वो नहीं कर पाते, ये उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डिसाइड करता है। याद रखिए, जब पौधों पर फंगस का इन्फेक्शन होता है ना, तो पौधे एक विशेष तरह का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं फाइटोएलेक्सिन, फाइटोएलेक्सिन कहते हैं। फाइटोएलेक्सिन इज ए फिनोलिक कंपाउंड, एक तरह के फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, और ये प्लांट्स के अंदर बनते हैं, और ये पैथोजन के फंगस के इन्फेक्शन को मिनिमाइज करते हैं, डैमेज को कम करते हैं। केमिकल प्लांट बॉडी खुद से आती है, जैसे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है ना, ऐसी प्लांट बॉडी में जो फंगस के इन्फेक्शन बचने के लिए फाइटोएलेक्सिन बनते हैं। ठीक, बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। आप सबसे बड़ी बात है, यदि आप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बना रहे हैं कहीं के लिए, आपको पता होना चाहिए कि वहां कौन सा कीड़ा, वहां पे कौन सा पैथोजन, वहां पे कौन सा फंगस है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस अटैक करता है, ठीक है, और कैसे वो ट्रांसमिट करता है, और उसके बाद फिर हम जो है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को तैयार करेंगे। सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई आर रस्ट, मैंने कहा ना, रस्ट जनरली पक्सीनिया फंजाई से होता है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ठीक है, कॉलिडोट्राइकम फॉलगेटम से होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है, फिर ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर, फिर बैक्टीरिया होता है, टोबैको मोजेक डिजीज वायरस होता है, टर्निप मोजेक वायरस होता है। ये वो अब इनके नाम याद रखना बेटा, है ना, ये एनसीईआरटी में लिखे ना, मतलब समझना इंपॉर्टेंट के, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ठीक है, फिर हमने कहा कि जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर, ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस होने वाला टोबैको मोजेक डिजीज, ठीक है, ये सब जो है वो ये कॉमन पैथोजन है जो हमको क्रॉप में देखने मिलते हैं। मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, अब डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनानी तो क्या तरीका है उसका? ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक और बाय म्यूटेशनल ब्रीडिंग। हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग करें, हम गामा रेडिएशन के, जनरली म्यूटेशन ब्रीडिंग में जनरली हम गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, हम जो जनरली इसमें हम जो है वो गामा रेडिएशन का, गामा रेस का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, गामा रेस का हम यूज करते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, ठीक है, इट्स द स्टेप essentially identical to those breeding for any agronomic character such as high yield। जैसे देखा था हमने कि पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, ठीक है, फिर उसको इवोल्यूट करेंगे, फिर उसे क्रॉस करेंगे, तो वो जो मेथड देखी थी हमने, वही सारी मेथड यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है।
सीक्वेंस से क्या करेंगे, पहले स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म देखेंगे आप, जो करेक्टर चुने उनको देखेंगे आप कि जो है वो कहाँ किस तरह का रेजिस्टेंस उनके अंदर है। फिर हम एक प्लांट को सिलेक्ट करेंगे, उसका हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। फिर जो ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड बनेंगे उनको हम उनमें से हम जो जिन हाइब्रिड में जो आपका डिजायरेबल करेक्टर था, रजिस्टर का करेक्टर था, उनको चुनेंगे, हम उनको इवोल्यूट करेंगे और उसके बाद फिर नई वैरायटी को हम तैयार करके रिलीज करेंगे हम। ठीक है, सिंपल सा ये तरीका होता है। अब दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अब यहां पे बेटा क्या कुछ नाम दे रखे ना, ये नाम एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं के याद रखिए। मैंने कहा ना आपसे वीट की जो वैरायटी का नाम है हिमगिरी, वीट की एक वैरायटी है हिमगिरी, इसको भी हमने प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक से तैयार किया है। और हिमगिरी जो है वो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिल बंट डिजीज के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी होती है। ब्रासिका क्रॉप जो होता है उस पर जो है उसकी एक वैरायटी होती है करन राई या पूसा स्वर्णिम बोलते हैं, ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो एल्बुगो से होता है उसके लिए रेजिस्टेंस होती है। कॉलीफ्लावर जो है उस पर उसकी जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी उनका नाम है पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोवॉल K1 के, ये ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के लिए ये रेजिस्टेंस होती है। काउपी जो होता है वो जो है उसका वैरायटी है पूसा कोमल और ये बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंस होता है। जो हरी मिर्च होती है चिली, उसका डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है पूसा सदाबहार और ये चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस और लीफ कर्ल के लिए रेजिस्टेंस होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे याद करेंगे हम, ये तो रटने जैसा लग रहा है कि आप चिंता मत करो बेटा, मैं आपको एमसीक्यू ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इसको मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मैच दी कॉलम मैच दी टेबल में आपको बार बार दे दूंगा। मैं 2-4 बार आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप गलत कर देना भले से इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको फिर याद हो जाएगा वो। कई बार कहता है ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है वो क्वेश्चन में इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट करके याद कर लेना चाहिए। ठीक है ना, ठीक देखिए है ना। कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कांस्टेंट बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंट जीन दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाइड इन वेरियस क्रॉप वैरायटी एंड वाइल्ड रिलेटिव। ठीक है, अब इसकी सीमा रहेगी कि हमको पहले तो प्लांट मिलना चाहिए जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हो। ठीक है, जो चाहते हैं हम वो वैसा करेक्टर उसके अंदर मिलना चाहिए, लेकिन आप म्यूटेशन को इंड्यूस करके आप काफी हद तक परिवर्तन कर सकते हैं। इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट थ्रू डाइवर्स मींस एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस समटाइम लीड टू द डिजायरेबल जीन बीइंग द आइडेंटिफाइड के plant having this desirable character can then be either multiplied directly or can be used for inbreeding. ठीक है, the breeding method that are used for selection amongst the somoclonal variant and genetic engineering के। अब समझते हैं, कहने का मतलब ये है कि आपने दो तरीके आपके पास में। तरीका नंबर एक ये है कि आप है ना वाइल्ड वैरायटी चुन लें जो डिजीज रेजिस्टेंस हो। ठीक है, उसको लेके उसका हम हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे और मान लो वो उसके मिलने में दिक्कत हो रही है, वो नहीं मिल पा रही इतनी आसानी से, तो क्या करोगे फिर आप करोगे कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है उसके जीन में आप म्यूटेशन करके देखोगे आप। ठीक है, आप पता लगाओगे इसके कौन से जीन ऐसे हैं जिनको हम म्यूटेट कर दें, जिनके अंदर हम कुछ परिवर्तन करते हैं, उससे डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर डेवलप हो सकता है क्या। तो हम ये करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी आपने चुनी है उसके जीन को देखकर उसी तरह के जीन का परिवर्तन हम ये है वो कहाँ करते हैं, अपनी क्रॉप के अंदर करते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार जो है हमको ऐसी वैरायटी मिल जाती है जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, इसके लिए हम गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। म्यूटेशनल ब्रीडिंग बोलते हैं इसको हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहते हैं। तो एक्चुअली इससे क्या होता है कि एक बार आपको वो किस्म मिल गई, वैरायटी मिल गई आपको, तो उसके बाद आप उसको जो है वो टिश्यू कल्चर यूज करें। आप टिश्यू कल्चर में क्या किया आपने जो है वो टिश्यू कल्चर में जो है वो आपने यूज किया उसको, एक सिंगल सेल निकाली, कई सारे प्लांटलेट तैयार कर दिया आपने उसके, तो फिर तो आप जो है वो कई प्लांट, एक बार वैरायटी मिल जाएगी, आप उसके कई प्लांट जो है वो तैयार कर सकते हैं और प्लांटलेट को सीधा आप जो है किसान को दे सकते हैं, भाई ये पौधा है इसको लगा लो। ठीक है, आज ब्रीडिंग मेथड में हम जो है वो जो है सोमोक्लोनल वेरिएशंस का इस्तेमाल भी करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि जो सोमोक्लोनल वेरिएशंस क्या होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग कैसे करते हैं, कैसे गामा रेडिएशन का हम यूज करते हैं, ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हो सकता है आपको थोड़ा बोर लगा हो, लेकिन मैं फिर वही आपसे कहता हूं बेटा कि ये हमारी बोरियत का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है हमारे करियर का, ये प्रश्न है हमारे सपने का, ये प्रश्न है अवेयरनेस का। ठीक है,
ज़िंदगी में कई बार क्या होता है, जब हम जो है बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं ना, आप समझ लेना वहीं से विश्व विजेता बनने की शुरुआत होती है। काफिले जो होते हैं, जो भीड़ होती है ना, वो भेड़ों की होती है, टाइगर की नहीं होती है। मेहनत करो बेटा, मेरे कमांडो जीत कराना। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.